अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऑडियो पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, फ्री टाइम में, खाने टाइम में, सोने टाइम में, कभी भी जब आपका पढ़ने का मूड ना कर रहा हो, तब कभी भी आप ये ऑडियो पॉडकास्ट सुन के आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around you can see both living and नॉन लिविंग थिंग। जैसा हम अपने आसपास कभी भी देखते हैं तो हम लिविंग्स को भी देखते हैं और नॉन लिविंग्स को भी देखते हैं। हम वंडर्ड हैं और अपने आप से पूछते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को, कोई भी चीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है और एनिमेट बनाती है। एनिमेट मीन्स लिविंग। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनएनिमेट थिंग्स में होती है। मतलब कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एनिमेट है, आई मीन लिविंग है, और कौन सी नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है। तो सबसे पहला रीज़न है ना इसका कि द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन एनिमेट थिंग्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होना ही चाहिए। अगर उसमें एटलीस्ट एक सेल भी हो या कितने भी सेल हो, एटलीस्ट एक सेल है मतलब कि वो एनिमेट थिंग है, वो लिविंग है। और एक सेल नहीं है, सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, सेल नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे इनएनिमेट थिंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एटलीस्ट एक सेल तो होगा ही। और सेल्स एक भी हो सकते हैं तो अब उसको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, और बहुत सारे भी हो सकते हैं तो हम उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो आखिर सेल क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें और इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करें। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो फंक्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि वो सारे इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एक्सक्रीशन करना, लाइक रिप्रोडक्शन करना, लाइक रेस्पिरेशन करना, लाइक डाइजेशन करना। ये सब कुछ इसेंशियल फंक्शन होते हैं जिसके बिना इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह सकता। तो ये सब बेसिक इसेंशियल फंक्शन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कांट बी कंसिडर्ड इनटू लिविंग। मीन्स कि कोई भी सेल से छोटा स्ट्रक्चर हो या फिर सेल से छोटी स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को हम लिविंग में कंसिडर नहीं करेंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वायरस। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वायरस क्यों है? क्योंकि उसके पास सेल से छोटा स्ट्रक्चर होता है, सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो सेल नहीं है, इसीलिए हम उसको सेल में कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम बात करते हैं हिस्ट्रीज की। तो हिस्ट्री में सबसे पहला आता है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सेकेंडली एंटन वॉन ल्यूनहुक। एंटन वॉन ल्यूनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में बताया गया। अब हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो 1838 में मेटालिक सेल्डन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने बहुत सा लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किया और ये ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब पूरा प्लांट कुछ ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहेंगे। मेटालिक सिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने कहा। फिर आते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट श्वान ने क्या कहा? 1839 में उन्होंने कहा कि जो सेल, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। उन्होंने कहा कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एक और बात है, डीलिमिटिंग लेयर क्या होता है? डीलिमिटिंग लेयर जो है वो आउटर लेयर को कहते हैं। तो प्लांट सेल में जो डीलिमिटिंग लेयर है वो सेल वॉल है, और एनिमल सेल में जो डीलिमिटिंग लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है।
और ये जो सेल वॉल है प्लांट में वो एडिशनल लेयर है, मीन्स कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है। अब हम बात करते हैं उन्होंने कंबाइंडली क्या बोला। और स्वॉन ने एक और चीज़ ही कहा। स्वॉन ने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ सेल। मीन्स कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं वो या तो सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल कहने का मतलब जो सेल नहीं है, लाइक हेयर्स, लाइक नाखून, नेल्स, हेयर्स, जो चीज़ें हैं वो। तो ये कंबाइंडली हमारा सेल थ्योरी बना। कंबाइंडली क्या बना सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी बना। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया, सेल थ्योरी तो बन गई लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि आखिर सेल्स आ कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं ना, सेल्स कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, न्यू सेल्स कहाँ से बन रहे हैं। तो फिर आए 1855 में रडॉल्फ वर्क्यो आए। उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुलाए सेलुला। मीन्स कि जितने भी नए सेल्स हैं ना वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जितने भी न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब नए सेल पुराने सेल से आ रहा है, नए सेल पुराने सेल से आ रहे हैं, पुराने वाले ख़त्म हो रहे हैं फिर नए बन रहे हैं। ओमनिस सेलुलाए सेलुला। तो ये मॉडिफिकेशन किसने लाया, रडॉल्फ वर्क्यो ने लाया। उन्होंने फाइनल शेप दी सेल थ्योरी की, फिर जाके सेल थ्योरी तैयार हुआ। सेल थ्योरी तैयार हुआ तो उसमें लिखा गया, फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी के ये 2 पॉइंट याद रखने हैं हमें। मीट में एक और सवाल आ सकता है, टिपिकल प्लांट सेल क्या होता है। टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल, टिपिकल प्लांट सेल मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए। बहुत सारे एक्सेप्शंस अपने पढ़े होंगे बट टिपिकल प्लांट सेल में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल सीव ट्यूब्स नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल अनियन पील सेल है जिसमें सब कुछ उपलब्ध है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ओके, देन डीलिमिटिंग लेयर के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। डीलिमिटिंग लेयर मीन्स आउटर लेयर, चाहे वो सेल वॉल हो चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो। अब हम ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में बात करेंगे। तो सभी सेल के पास ना एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर होता है जीन, और जीन के अंदर होता है डीएनए। तो न्यूक्लियस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस केस में कि न्यूक्लियस जेनेटिक ट्रांसफ़र करता है, जीन को ट्रांसफ़र करता है, जीन को कैरी करता है, डीएनए को रखता है। तो सेल के पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेल डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, दैट्स राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बस बेसिक डिफरेंस न्यूक्लियस का ही है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो हम उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तब हम उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बारी है बात करने की साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म सब में पाया जाता है, आइदर वो प्रोकैरियोट हो आइदर वो यूकैरियोटिक हो। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मीन्स कि वो सेल के अंदर वॉल्यूम, जितना भी सेल का वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने लिविंग रिएक्शंस होते हैं, बहुत जो ज़रूरी होते हैं, वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल और मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी है। मीन्स जितने भी यहाँ सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सब यही होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन हुए साइटोप्लाज्म में, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए साइटोप्लाज्म में, जितने भी वॉल्यूम ऑफ द सेल को भी यही ऑक्युपाई करता है, और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इधर होते हैं ताकि सेल जिंदा रहे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऑर्गेनेल्स जो होता है वो यूकैरियोट में पाया जाता है और प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता क्योंकि ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक्सेप्शन में आता है राइबोसोम।
जो कि पहला एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स कैसे होंगे, नहीं होंगे। तो इसीलिए उसके अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में होता है। तो राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनील है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। अब आता है बात सेंट्रिओल की। नहीं, फिर एक और बात है, यूकैरियोट में राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो इन दोनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील पाई जाती है, सेंट्रिओल, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से बनता है जो कि परपेंडिकुलर रहता है, और सेंट्रोजोम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल डिवीज़न के प्रोसेस के लिए। ओके, देन अब हम बात करेंगे सेल के साइज की। तो सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग। एंड देन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल रेड ब्लड सेल होता है जो कि 7 माइक्रोमीटर का होता है, एंड सबसे बड़ा सेल नर्व सेल होता है। देन अब हम बात करते हैं टिपिकल बैक्टीरिया, तो 1 to 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है वो। अब हम शेप्स की बात कर लेते हैं, तो रेड ब्लड सेल का शेप आइदर सर्कुलर और बाइकॉनकेव होगा। अगर हम WBC की बात करें तो अमीबॉइड शेप। अगर हम बात करें कॉलुमनार एपिथेलियम की तो वो कॉलम लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। और नर्व सेल की बात करें तो वो ब्रांच्ड होते हैं, नर्व सेल ब्रांच होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ट्रैकीज की बात करें तो वो इलोंगेटेड होते हैं। अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो वो राउंड एंड ओवल होते हैं, मीजोफिल सेल्स की बात करें तो। शेप ऑफ द सेल डिपेंड करता है कि आखिर उसे फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। लाइक रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव शेप का क्यों है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन को पकड़ना है, होल्ड करके रखना है, इसीलिए वैसा शेप होना बहुत ज़रूरी है। वाइट ब्लड सेल का इरेगुलर शेप क्यों है, अमीबॉइड शेप क्यों है, क्योंकि उससे उस छोटे सी कैपिलरी से निकलना है ताकि वैसा उसका शेप मेंटेन रहे। कॉलुमनार सेल्स लॉन्ग क्यों है, नैरो क्यों है, क्योंकि उसे सिक्रीशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, इसीलिए। और नर्व सेल ब्रांच क्यों है, क्योंकि उसे सिग्नल्स को पहुंचाना है। तो सभी शेप पे डिपेंड करता है कि आखिर उसे काम क्या करना है। काम जिस प्रकार का होगा सेल का वैसा ही शेप होगा। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 4 चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये नीट में आ सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, तो ये छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूज कैरियोटिक सेल, लेकिन ये डिवाइड बहुत फास्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज इसके पास बहुत ही ज़्यादा होती है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ये वेरी कर सकते हैं शेप एंड साइज में। हमने बताया ना कि सबका शेप जैसा होता है उस प्रकार उसका फंक्शन भी हो जाता है, या फिर जिसका जैसा फंक्शन होता है उस प्रकार से उसका शेप भी बन जाता है। शेप और साइज सबके डिफरेंट होते हैं, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है, बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। अब नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें तो रॉड शेप, बैक्टीरिया के रॉड शेप होते हैं, मीन्स बैसिलस 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 शेप मीन्स रॉड लाइक, कोकस इज स्फेरिकल, विब्रियो इज कॉमा एंड स्पाइरुलम इज स्पाइरल शेप्ड। Then the organ
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है, भले उसका शेप, फंक्शन सब कुछ डिफरेंट हो। अब हम साइज की थोड़ी बात करते हैं। तो साइज टिपिकल बैक्टीरिया की 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। TPLO का 0.1 माइक्रोमीटर होता है। वायरसेस का 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल की। तो सेल वॉल सभी में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। एक ऐसा प्रोकैरियोट जिसमें सेल वॉल ना प्रेजेंट हो वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल नेकेड ही पड़ा रहता है, पूरे सेल में नेकेड ही पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रोल्ड रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। और जेनोमिक डीएनए के अलावा एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए भी वहाँ प्रेजेंट है। जेनोमिक डीएनए के अलावा सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए भी वहाँ प्रेजेंट है, जेनोमिक डीएनए के अलावा। नेक्स्ट, many bacteria have single small circular DNA outside the genomic DNA. स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। जीनोमिक डीएनए के अलावा सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा सिंगल क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो कि न्यूक्लियोइड रीजन के आसपास ही रहते हैं, उसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मिड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को होल्ड करता है, वो उनके पास यूनिक फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्लाज्मिड्स के अंदर होती हैं, जो कि प्रोकैरियोट को एक अलग बनाती है। तो हम ये डिफरेंस में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, उनमें तो कोई ऑर्गेनील्स होती नहीं है, एक राइबोसोम होता है बस। अब इंक्लूजन बॉडी, स्टोर्ड फूड, इंक्लूजन बॉडी मीन्स स्टोर्ड फूड जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं। स्टोर्ड फूड इंक्लूजन बॉडीज मीन्स स्टोर्ड फूड जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीजोजोम्स की, तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है मीजोजोम। इनफोल्डिंग्स, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, वो मीजोजोम बनाते हैं। नेक्स्ट,